सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट में किया गया ताज़ा संशोधन पहली नज़र में समावेशी और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम प्रतीत होता है। प्रत्येक संस्थान में गठित की जाने वाली समिति में अब एससी, एसटी के साथ ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि को अनिवार्य किया गया है, जो पहले तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे। यह संशोधन यूजीसी एक्ट 2015 की जगह लेगा और उद्देश्य स्पष्ट है। हायर एजुकेशन संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों पर तेज, संवेदनशील और प्रतिनिधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यहाँ तक तो सब कुछ सही और लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन इस व्यवस्था के भीतर एक गहरी चिंता जन्म ले रही है। खासकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बीच आशंका यह है कि यदि किसी शिकायत को जातिगत उत्पीड़न या नस्ल भेदी के दायरे में रखकर एससी एसटी एक्ट जैसी कठोर धाराओं के तहत आगे बढ़ाया गया तो जांच के शुरुआती चरण में ही सामान्य वर्ग के छात्र का शैक्षणिक करियर, भविष्य अपूर्णीय क्षति का शिकार हो सकता है। डर इस बात का है कि शिकायत दर्ज होते ही दंडात्मक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, जबकि निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने तक सुरक्षा गारंटी अस्पष्ट है। अब बात सबसे गंभीर और चिंताजनक यह है कि गलत या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की संभावना को लेकर शैक्षणिक परिसरों में व्यक्तिगत रंजिश, आपसी विवाद, संस्थागत राजनीति, छात्र संघ चुनाव, यहाँ तक कि एक तरफा प्रेम जैसे निजी मामलों में भी इस कानून का ढांचे का दुरुपयोग हो सकता है। तो निर्दोष छात्र की कानूनी और सामाजिक कलंक झेलना पड़ सकता है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भय है कि ऐसी शिकायतें न्याय से अधिक हथियार बन सकती है। जहां आरोप ही सजा के बराबर हो जाए, डर को और भी गहरा बना देती है। कानूनी असमानता की अनुभूति वर्तमान ढांचे में शिकायत तो सही हो सकती है या गलत, शिकायतकर्ता पर झूठी या दुर्भावना शिकायत सिद्ध होने की स्थिति में स्पष्ट और समान दंडात्मक प्रावधान नहीं दिखते। यानी सजा का प्रावधान तो तय है और गलत शिकायत की जवाबदेही तय नहीं है। यही असंतुलन सामान्य वर्ग के छात्रों को धारणा बना रहा है कि नया संशोधन एक काले कानून की तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जैसा आरोप एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर वर्षों में बहस का विषय रहा है। यह भी चिंता का विषय है कि संस्थागत समितियों को कितनी स्वायत्तता, प्रशिक्षण, निष्पक्षता के साथ काम करने की गारंटी दी जाएगी। यदि जांच प्रक्रियाएं समयबद्ध, पारदर्शी और बहुस्तरीय अपील के अधिकारों से युक्त नहीं होंगी तो भय का माहौल बनेगा। शिक्षा का वातावरण विश्वास और संवाद से बनता है, डर और अनिश्चितता से नहीं। यदि छात्र हर बातचीत, हर बहस, हर असहमति से शिकायत का खतरा महसूस करेंगे तो अकादमिक स्वतंत्रता और वैचारिक खुलापन प्रभावित होगा। यदि हम निष्कर्ष की बात कहें तो यूजीसी एक्ट में यह संशोधन अपने उद्देश्य में गलत नहीं है, पर इसके क्रियान्वयन का ढांचा निर्णायक होगा। सरकार का यूजीसी को चाहिए कि निष्पक्ष जांच के स्पष्ट मानक तय करें, झूठी शिकायतों पर जवाबदेही सुनिश्चित करें, अंतरिम संरक्षण यानी कि ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड दें और सभी वर्गों के छात्रों को विश्वास मिले। अन्यथा समावेशन के नाम पर पैदा हुई असमानता शिक्षा परिसरों में न्याय नहीं बल्कि भय और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जो किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश में जब एक के बाद एक असहमित संशोधन और कानून बिना व्यापक बहस, बिना सशक्त विरोध के लागू किए जा रहे हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि विधानसभाओं में, संसद में बैठे जनप्रतिनिधि आखिर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशेष रूप से सामान्य सीटों से निर्वाचित विधायक और सामान्य सांसदों की चुप्पी अब केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। पलायन जैसी प्रतीत होने वाली क्या सत्ता के समीकरण इतने हावी हो चुके हैं कि संविधान, समानता और न्याय की आवाज़ दबा दी गई है। लोकतंत्र में संसद और विधानसभा में केवल कानून पास करने की मशीन नहीं होती बल्कि वे जन भावनाओं की आवाज़ होती हैं। जब किसी वर्ग में भय, असमानता और असुरक्षा की भावना गहराती है तब जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो प्रश्न उठाएं, बहस करें, संशोधनों पर पुनर्विचार की मांग करें। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह दायित्व कहीं खोता हुआ दिख रहा है। विरोध के स्थान पर मौन और तर्क के स्थान पर अनुशासन, यही आज की राजनीति की पहचान बनती जा रही है। आरोप यह नहीं है कि सामाजिक न्याय की बात गलत है, बल्कि सवाल यह है कि एक तरफा नीतियों पर सवाल उठाना अब असंवैधानिक माना जाने लगा है।
सामान्य वर्ग के अनेक सांसद और विधायक जो स्वयं को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, क्या वे पार्टी लाइन से बाहर सोचने की क्षमता खो चुके हैं? क्या लोकतंत्र पार्टी तंत्र और चाटू तंत्र में सिमट कर रह गया है, जहां जनहित से अधिक नेतृत्व की कृपा सर्वोपरि हो गई है? जनता के बीच ये धारणा तेजी से बन रही है कि कई जनप्रतिनिधियों की सक्रियता अब केवल प्रतीकात्मक रह गई है। शादी समारोह में उपस्थिति, भंडारों में प्रसाद, पद यात्राओं में फोटो और शोक सभाओं में खीर पूरी तक सीमित राजनीति, क्या यही जनसेवा है? यदि जनप्रतिनिधि सिर्फ सामाजिक आयोजनों में दिखने और सत्ता की मलाई चाटने तक सीमित हो गए हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। और यदि राजनीति जातिवाद के इर्द गिर्द घूमते हुए सत्ता संतुलन का खेल बन चुकी है, तो सामान्य सीट से चुने उन नेताओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो आपने ही मतदाताओं की आशंकाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि यदि वे अपनी संवैधानिक शपथ, अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी और नैतिक साहस को भूल चुके हैं, तो उन्हें राजनीति से उतरकर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनप्रतिनिधि डर से नहीं, विवेक से बोले, संसद और विधानसभाओं में सवाल उठें, असहमति दर्ज हो और हर वर्ग को यह भरोसा मिले कि लोकतंत्र अभी जीवित है। अन्यथा जनता के मन में यह भावना और गहरी होगी कि उनके प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सत्ता के आज्ञाकारी प्यादे सामा शासन चला रहे हैं। और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता होती है।